हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ विद बुक्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नमक स्वादानुसार की फिफ्थ स्टोरी, जिसका नाम है टोपास। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में जितने भी लोगों से मिला हूँ, केशव ठाकुर उन सब में सबसे ज्यादा विचित्र, अजीब और संजीदा किस्म का इंसान था। हालांकि केशव मेरी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से इस दुनिया का सबसे विचित्र इंसान गुड्डू था। केशव और मेरा नाता बस इतना था कि मैं उसकी किताबें छापता था और वो मेरे लिए किताबें लिखता था। इस वक्त मेरे हाथ में केशव की आखिरी किताब का ड्राफ्ट है, जिसके पहले पन्ने पर केशव ने लिखा हुआ है, मेरी आखिरी किताब गुड्डू और जैस्मीन के लिए। केशव की ये किताब, जो कि अगर छापी जा सकी तो उसकी पिछली सारी किताबों से बहुत अलग होगी। ये किताब किताब कम डायरी ज्यादा है, डायरी कम रैंडमनेस ज्यादा है और रैंडमनेस कम केओस ज्यादा है। लेकिन मैं जितना भी देख पाता हूँ, ये सारा डिसऑर्डर पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक पुख्ता शक्ल ले लेता है। ये वैसी किताब नहीं है जैसी मैं अमूमन छापता हूँ। ये उसकी पुरानी किताबों के जॉनर से कोसों दूर है। वैसे तो उसकी पुरानी सारी किताबें उसके शब्दों में कुल मिलाकर 2 कौड़ी का साहित्य थी, लेकिन पब्लिशर और बिजनेसमैन होने के नाते मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि केशव हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक था। ये बा, ये अलग बात है कि केशव ठाकुर की किताबें सिर्फ बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर ही बिकती थी। इंटेलेक्चुअल लोगों की जमात में उसे चीप कहते थे, लेकिन संख्या में उन्हें पसंद करने वाले लोग बहुतेरे थे। केशव एक पेसिमिस्ट था, ज्यादातर इंसानों को पसंद नहीं कर पाता था। जब हम उसकी पिछली किताब छुरी मांगे इंसाफ चाकू की नोक पर के छपने के बाद शाम में रॉयल स्टेक की महफिल जमाए बैठे थे, तो कुछ देर बाद हर बार की तरह वैसी ही बातें शुरू हो गई जैसी दारू की टेबल पर नहीं होनी चाहिए। 7 पैग डाउन होने के बाद उसने यूं ही मुझसे पूछा, टिक्कू मियाँ, एक सवाल का जवाब बताओ, जिंदगी ज्यादा हसीन होती है या मौत? जिंदगी, मैंने कहा। अरे धत, तुम भी न टिक्कू मियाँ, मौत बेशक जिंदगी से कई ज्यादा हसीन होती है। कभी टोपास के ब्लेड को अपनी कलाई पर रख कर देखना, ऐसा लगता है जैसे शीरी से मिलने फरहाद आ गया हो। यार आप फिर से चालू मत हो जाओ, कम से कम दारू की टेबल पर अपने पेसिमिज्म को कुछ देर के लिए फुर्सत दे दो यार। अरे हम सच कह रहे हैं टिक्कू मियाँ, साला सब लोग शान से जीने के बारे में सोचते हैं। हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई शान से मरने की प्लानिंग ही किया ही नहीं, जबकि ये बात तो सब लोग मानते हैं कि जिंदगी का आखिरी सच, पड़ाव और डेस्टिनी मौत ही है। अम्मा मियाँ, बस भी करो या ये निराशावाद। अभी तो आधी बोतल बची हुई है। निराशावाद, हा हा हा। टिक्कू मियाँ, एक वक्त था जब हम भी आशावाद को अपनी छाती पर ताबीज की तरह लटकाकर घूमते थे। हौसला हमारी छाती पर 786 की तरह छपा रहता था। जब हम 15 साल के थे तो अपना घर और बिहार छोड़कर यहाँ मुंबई आ गए। हमको राइटर बनना था, राइटर। अपने 14वें जन्मदिन पर हमने खुद से वादा किया था कि मरने से पहले हजार हजार किताबें जरूर पढ़ डालेंगे। 27 की उम्र में मरने से तमाम साल पहले हमने अपना प्रण पूरा भी कर भी लिया। लेकिन जानते हो, इतना पढ़ पढ़ कर हमने क्या जाना समझा? वन ऑफ द वेरी फर्स्ट साइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ए विश टू डाई, एक भले आदमी ने कहा था। कबीर, काफा, दोस्तोवस्की और नीशे जैसे लोगों को हमने जितना पढ़ा, हमारा भरोसा पक्का होता गया कि साला मरने की इच्छा समझदारी की पहली निशानी है। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, और सबसे बड़ी मिथ्या बात खुद ब्रह्म। ब्रह्म यानी कि भ्रम, भ्रम यानी कि झूठ, कैप्स लॉक कैपिटल लेटर्स में भ्रम। यार कम से कम भगवान को तो न कोसो, मैंने तौबा के अंदाज में कहा। ठीक है टिक्कू मियाँ, साला हम भी कहाँ संजीदा हो गए। यहाँ आधी बोतल बची हुई है और हमको फिलोसॉफी का अचानक दौरा आ पड़ा। बनाओ यार, तुम अगला पैक बनाओ।
यदि रॉयल स्टैग हमसे नाराज हो गई तो भारी समस्या हो जाएगी। चीयर्स। चीयर्स टू अरिंदम चौधरी, चीयर्स टू बॉबी देओल, चीयर्स टू शिव खेड़ा। ये किताब डायरी ज्यादातर वक्त गुड्डू के बारे में बात करती है और बीच बीच में कुछ उलझुल फिलोसॉफी और स्क्रिबलिंग भी। मुझे याद है गुड्डू पहली बार उसी रात आया था जब हम रॉयल स्टेक की बाहों में सुकून से सुरक्षित पड़े थे। केशव ने पिज्जा ऑर्डर किया था और गुड्डू वही डिलीवरी करने केशव के मकान पर आया था। गुड्डू ने किसी फिल्मी अंदाज में एंट्री नहीं मारी थी, वो एक सीधे साधे सुलझे इंसान की तरह दाखिल हुआ। सर, दिस इज योर पिज्जा, some oregano, here are some chili flakes, and this is your bill sir। गुड्डू ने एक सांस में कहा। बिहार से आए हो? हैरान केशव ने बिना सांस गट के कहा। नो सॉरी सर, बिहार से नहीं, मलाड से। मलाड, मुंबई। वो एक्चुअली मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था। अरे देरी की वजह से नहीं कह रहे हैं राजा, ये जो तुम्हारी फर्जी अंग्रेजी से पटना, समस्तीपुर, मधेपुर और सासाराम टपक टपक के गिर रहा है ना, एक्स्ट्रा चीज की तरह, उसी से हम समझ लिए हैं कि तुम बिहार से हो। बोलो, हो ना बिहार से? जी सर। अम्मा मियाँ, छोड़ो ये सर, श्रीमान और श्रीमती को। आज बहुत दिनों के बाद अपने देश का कोई बाशिंदा आया है, आओ तुमको दारू पिलाते हैं। नो सर, आई हैव सम ऑर्डर्स टू डिलीवर, गुड्डू ने आग्रह करते हुए कहा। ऐसा आसानी से माना जा सकता है कि उसे कभी भी किसी ने पिज्जा डिलीवरी करने के बदले में दारू का न्योता नहीं दिया होगा। केशव उसकी कमीज का कोना पकड़कर उसे दारू की टेबल की तरफ होले होले घसीट रहा था, लेकिन गुड्डू भी मंतर मंतर उतनी ही दूरी वापस खिसक लेता था जितना केशव उसे घसीट चुका होता था। अबे छोड़ो यार, एक आधा दिन ये डिलीवरी नहीं करोगे तो कौन सा मुंबई में अकाल पड़ जाएगा। वैसे भी यहाँ सब माँ के बेटे खा खा के गुलुआ चुके हैं। एक दिन एक्स्ट्रा चीज वाला मालपुआ नहीं खाएंगे तो उन्हीं का भला होगा। छोड़ो, बैठकर दारू पीते हैं और बैठकर सर मनोज तिवारी और गुड्डू रंगीला सुनते हैं। क्या बोलते हो? लेकिन सो लेकिन सर, हमारा जॉब भी चला जाएगा ना, नौकरी से निकाल देंगे हमको। क्वालिटी एंड टाइमलीनेस इज आवर कमिटमेंट, ऐसा कहते हैं। ओहो, जॉब चला जाएगा? ये व्यवस्था? केशव ने गुड्डू के कंधे पर हाथ रखकर हैरानी से कहा। फिर तो बड़ी गंभीर बात है यार, जॉब नहीं जानी चाहिए। जाओ तुम निकलो, लेकिन हम फिर बुलाएंगे तुमको, हमें बात करनी है तुमसे। फोन करके पिज्जा मंगाएंगे तो तुमको आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जी, गुड्डू ने नई बहू की तरह शर्माते हुए कहा। वैसे कितना देते हैं तुमको ये लोग? जी, 4,000। इस बार गुड्डू ने फक्र, शान और गर्व के सम्मिश्रण से कहा। 4,000? बस? इतने में अंडरवियर भी धुला जाता है तुम्हारा? गुड्डू को बुरा नहीं लगा, वो अभी तक उसी फक्र गर्व शान वाले मोड़ से बाहर नहीं निकला था। हाँ बिल्कुल धुल जाता है, बल्कि हम 1,000 रुपए बचाकर गाँव भी भेज देते हैं और अब तो अम्मा भी खुश रहने लगी है कि हम काम पे लग लिए हैं। अरे यार देखो, बुरा न मानना, लेकिन ये तुम्हारे माँ बाबूजी थोड़े विचित्र नहीं है? बस 1,000 रुपया घर भेजते हो और यहाँ लबर लबर करके अंग्रेजी बोलते हो, इतने में खुश हो जाते हैं? हाँ हाँ, मतलब अपने मामू बाबूजी को विचित्र बोलते हो? नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि वो इतने में खुश हो जाते हैं। इस बार केशव ने जोर लगाकर गुड्डू को घसीटकर राउंड चेयर पर बिठा ही दिया और उसे 2 चक्कर गोल घुमाते हुए कहा, मेरे भाई, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। नो बडी डाइज अ वर्जिन, लाइफ फक्स अस ऑल, सुने हो कि नहीं? जी। गुड्डू राउंड टेबल पर गोल गोल घूम रहा था और हाफ गया था। हाँ है? अबे हाँ बे, केशव को लगा कि वो किस अनाड़ी इंसान को समझाने के चक्कर में उलझ रहा है। छोड़ो यार, तुमको ये सब बात फुर्सत में समझाना पड़ेगा। जब तुमको दारू पीने के लिए बुलाएंगे तब आ जाना जरूर, नहीं तो डोमिनोज वाले को फोन करके कह देंगे कि तुम्हारा एम्प्लॉय बदतमीजी कर रहा था और उसका न तो क्वालिटी के लिए कमिटमेंट है और न ही टाइमलीनेस के लिए। सर, हम दारू नहीं पिएंगे, गुड्डू ने मेलोड्रामा से भरी आवाज में कहा। केशव ने गुस्से में कहा, अरे बोला ना, जब फुर्सत में होंगे तभी बुलाएंगे तुमको।
सर वो बात नहीं है, हम लोगों को दारू नहीं पीना चाहिए। दारू पीना स्वास्थ्य और मिजाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। दारू पीकर इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अपनी बीवी को पीट सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। गुड्डू एक सांस में बोले जा रहा था और अगर केशव की खिलखिलाहट की जोरदार आवाज उसकी भावनाओं का मजाक बनाती हुई उसे बीच में नहीं रोकती तो शायद भावातिरेक में बोलते-बोलते उसकी सांस ही अटक जाती। केशव हँसते-हँसते ज़मीन पर गिर पड़ा था। हँस रहा था, खाँस रहा था। जब खाँस लेता था तो हँस लेता था और जब हँस लेता था तो खाँस लेता था। जाओ, हा हा हा, तुम जाओ भई। हमारे सोचने समझने की शक्ति खो रही है, हा हा हा, और हम पागल हुए जा रहे हैं, हा हा हा। अब हम अपनी बीवी को पीटेंगे, हा हा हा। तुम जाओ मेरे भाई, जाओ पिज्जा डिलीवर करके आओ, दोबारा फिर हंसाना, लेकिन इतना जोर से हंसाना, हा हा हा, जरा हौले से हंसाना। गुड्डू अपना सा मुंह लेकर बाहर चला गया। वो शायद यही सोच रहा था कि उसने ऐसी कौन सी हंसी की बात कह दी जिससे केशव का पेट फटने की कगार पर आ गया था। लेकिन वो अभी भी ऑफेंड कम हुआ था और हैरान ज्यादा। वो कमरे से एक भोला सा सवाल लेकर बाहर निकला था, अपमान या हल्की फुल्की बेइज्जती लेकर, कतई नहीं। अपनी डायरी में केशव ने प्यार का जिक्र रह रहकर किया है। वो कहता है कि हम इंसानों के लिए प्यार हमेशा से एक हैजान मचा देने वाला सब्जेक्ट रहा है। वो अक्सर एक जानकार आदमी की प्यार के बारे में कही हुई बात कोट करता था। पीपुल वर हर में Aphrodite's until God split them in two, and now all the halves wander the world over seeking one another. Love is the longing for the half of ourselves we have lost. केशव ने जास्मीन के बारे में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया, इसलिए वो ठीक ठीक दावे के साथ नहीं कह सकता था कि उसे जैस्मीन से प्यार प्यार प्यार, इश्क, मोहब्बत था या फिर नहीं। हाँ, अगर आप केशव और जैस्मीन के रिश्ते के बारे में भी जानना चाहते हैं तो पिछले कई सालों में इतनी बड़ी दुनिया में केशव के लिए एकमात्र रिलीफ और सोलेस जैस्मीन ही रही। हालांकि वो फिर भी इस रिश्ते को डबल कोट या शुगर कोट करके लव नहीं कहना चाहता, क्योंकि प्यार के बारे में लोगों के तरह तरह के ख्यालात रहे हैं और उसे तरह-तरह के नज़रिए से देखा गया है। केमिकली प्यार सिर्फ हॉर्मोन्स की गुड़गुड़ है, शरारत है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ किसी ने प्यार को हुक्का बार कह दिया, तो किसी ने इश्क वाला लव कह दिया, किसी ने उसे दिल्ली की सर्दी करार दिया, किसी ने अंधा, तो किसी ने खुदा बता दिया। इसलिए केशव ने इश्क हुआ को कैसे हुआ के बजाय जो भी हुआ अच्छा हुआ की तरह ही थाम लिया था। चलिए, अब जब प्यार की बात चली ही है तो मैं आपको जैस्मीन से मिलवाता हूँ। उस दिन गुड्डू के जाते-जाते जब जैस्मीन कमरे में आई तो अब तक जिस कमरे में रॉयल स्टेग और सिगरेट के धुएं की मिली-जुली महक से दम घोंटू माहौल हो रहा था। हालांकि केशव इस माहौल को साइकेडेलिया कहेगा, वहां अचानक से सुकून दिलाने वाली भीनी-भीनी फब्बत फैल गई। जैस्मीन अक्सर रंग-बिरंगे बुलबुलों की तरह दाखिल होती थी, जो उड़ते-उड़ते कब किसे छूकर तरावट बिखेरते हुए निकल जाए कहना मुश्किल होता था। गुड्डू को जाते हुए देखकर उसने यूं ही पूछने के लिए पूछ लिया, वो कौन था? मनमोहन सिंह, केशव ने कहा। मनमोहन सिंह कौन है? कांग्रेसी है, पिज्जा बेचता है। ओह, ओके ओके। अरे हाँ, तुम्हारी नई कहानी पढ़ी, बहुत क्यूट है। ये समय का वो डेलिकेट पॉइंट था जब शायद केशव की दारू उतरने को थी। दारू का गिलास गले के नीचे खाली करते हुए उसने पूछा, आपको हमारी कोई भी कहानी क्यूट के अलावा और कुछ नहीं लगती? उसने 60% दुलार और 40% प्यार से कहा, अरे क्यूट है तो मैंने बोल दी। तुम सच में बहुत क्यूट लिखते हो, और हाँ, तुमने मिलन कुंद्रा की जो किताब दी थी वो भी पढ़ी। ही इज सिंपली सुपर्ब। एंड भौं के किनारे से केशव ने पूछा। एंड वॉट? जैस्मिन की पतली पतली भौं ने उचक कर पूछा। क्यूट नहीं लगा वो आपको? बिल्कुल, ही इज ऑसमली क्यूट। जैस्मिन पूरे कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। ऐसा करके उसे ये घर अपने जैसा लगने लगता था।
दारू की खाली बोतलों और एश ट्रे को डस्टबिन में खाली करने के बाद वो सोफे के हैंडल पर केशव के बगल में आकर बैठ गई और उसके बाल सहलाने लगी। मूवी देखोगे? उसने पूछा। कौन सी? उसने बेमन से पूछा। ट्वाइलाइट। कहते कहते उसकी आंखें चमक गईं। ओ प्लीज, कहते कहते उसकी आंखें बुझ गई। क्यों? हमको नहीं देखनी। बेबी प्लीज। ट्वाइलाइट एक निहायत ही घटिया और रिटार्डेड फिल्म है और वो दिमागी तौर पर अपंग लोगों के देखने के लिए बनाई गई है। अच्छा तो चलो गुलाल देखते हैं। जैस्मिन ने नया आइडिया दिया, जैसे कि उसे पता था कि केशव उसे काट नहीं पाएगा। फिर भी केशव ने उसे ये कहते हुए काट दिया कि वो गुलाल उसके साथ 10 बार देख चुका है। और क्या उसे किसी दूसरी अच्छी फिल्म का नहीं पता? जैस्मिन चिढ़ गई। केशव को दुनिया में हर दूसरी चीज घटिया ही लगती है। जैस्मिन रुको, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हारी मम्मी तुमको दारू पीने के लिए मना करती है। क्या मतलब? मतलब क्या तुम्हारी मम्मी तुमको दारू पीने के लिए मना करती है? हाँ तो? और फिर भी तुम दारू पी लेती हो। हाँ, दारू पीना बुरी बात होती है जैस्मिन, हम लोगों को दारू नहीं पीना चाहिए। केशव एक बार फिर हंसते हंसते जमीन पर गिर चुका था। दारू पीना स्वास्थ्य और मिजाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। हा हा हा। दारू पीकर इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। जैसे अपनी बीवी को पीट सकता है, गाली गलौज कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। जैस्मिन पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। उसने एक दो बार पलट कर रुकने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद केशव उसे रोकेगा, लेकिन केशव के लिए हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा था। केशव की डायरी से गुजरते वक्त उसमें से ये नोट मिलता है जो शायद उसके और जैस्मिन के लिए हो सकता है। मेरा ख्याल है कि केशव ब है और जैस्मिन ए। नोट कुछ ऐसा कहता है। उन दोनों ने जिंदगी की बायोलॉजी तो समझ ली, लेकिन अलजेब्रा में वे खासे कच्चे थे। लड़की समीकरण के बाएं हाथ पर एक वेरिएबल ए थी और लड़का उसके दाहिने हाथ पर दूसरा वेरिएबल ब। दोनों को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए दो पैरेलल रेखाओं की लंबी चौड़ी रेल पटरी पार करनी थी। ए प्लस से बराबर बै। ए चाहती थी कि वो सदा सदा के लिए बै की हो जाए और बै भी उसके चाहने से यकीनन इत्तेफाक रखता था। दोनों दीवानों की तरह एक दूसरे को पाने के लिए जिंदगी भर उस चौड़ी पटरी पर हाफते दौड़ते भी रहे, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश कभी मुकम्मल न हो सकी, क्योंकि न तो ए खुद में कुछ कुछ जरूरी से जोड़ने के लिए तैयार थी और न ही बै खुद से कुछ कुछ गैर जरूरी से घटाने के लिए तैयार हो सका। जिंदगी में अलजेब्रा की समझ बहुत जरूरी है, क्योंकि अलजेब्रा बहुत सी बातें एक सरल समीकरण के रूप में सिखा देती हैं। मजेदार बात यह है कि अलजेब्रा अगर यदि और मानो की से शुरू तो होती है, लेकिन खत्म हेंस प्रूव्ड पर ही होती है, और हेंस प्रूव्ड तभी होता है जब एलएचएस का मान आरएचएस के बराबर हो जाता है। शायद अभी तक मैंने आपको थोड़ा उलझा दिया होगा कि क्योंकि मैं बातें क्रम से एक लाइन में नहीं कह रहा हूँ। मैं लेखक नहीं हूँ, मैं एक पब्लिशर हूँ और शायद मैं इकट्ठे बहुत कुछ कह देना चाहता हूँ। मैं अब थोड़ा क्रोनोलॉजी में कहता हूँ और आपको केशव से परिचित करवाता हूँ। फिर गुड्डू की बात होगी, इधर उधर से बातें उठाकर ही कहूँगा। बीच बीच में उसकी डायरी के हिस्से रखूंगा और उसमें लिखी केशव की जिंदगी के ब्यौरे से चुरा चुरा कर भी किस्से रखूंगा। लेकिन इत्मीनान रखिए, कहानी खत्म होते होते आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी और वो सारी बातें एक लाइन में जुड़कर कहानी बन जाएगी। केशव का पहला उपन्यास जो छपा था उसका नाम गुड़िया नाचे छम्मक छम्मक। मैं अब तक कुल मिलाकर उसके 57 उपन्यास छाप चुका हूँ और हर एक उपन्यास मिलियन कॉपी के ऊपर बिका। लेकिन मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आप में से कोई उसे पहचानता नहीं होगा, क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल तबके से ताल्लुक रखते हैं और केशव के उपन्यास सिर्फ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बिकते हैं। उसके सारे उपन्यास रोमांचक होते हैं। साफ साफ कहा जाए तो रोमांचक होते हैं, रोमांच से भरपूर।
उदाहरण के तौर पर गुड़िया नाचे चमक चमक के पहले पन्ने का पहला पैराग्राफ कुछ ऐसा कहता है, रोजी अपने नाम के ही अनुरूप थी, रोज की तरह गुलाबी, मुलायम, कमसिन, छरहरी और डेलिकेट। लेकिन जैसे गुलाब कितना भी डेलिकेट हो, उसके साथ कांटे आते ही आते हैं, वैसे ही रोजी को हैंडल करना किसी अनाड़ी माली के बस की बात नहीं थी। रोजी कहती थी कि उसे खुद माली को तड़पते हुए देखना अच्छा लगता था। तड़पाना उसका स्टाइल था। आज तड़पने की बारी मिस्टर जेंगो की थी। ये केशव के लिखने का खास स्टाइल था जो मुझे और पाठकों को बहुत पसंद था। मैं केशव को हमेशा कहता था कि आजकल उपन्यास में ज्ञान और फिलोसॉफी कहे जाने की न तो जरूरत है और न ही किसी के पास उसे पचा पाने का वक्त है। औकात से ज्यादा खाने से बदहजमी होती ही होती है। हमारा एपिटाइट हल्का फुल्का खाने का ही होता है। भारी खाने से फालतू की बदबू पैदा होती है। मैं जब भी ऐसी बात केशव के सामने रखता था तो केशव हत्थे से उखड़ जाता था। एक दफा उसने चिढ़कर मुझसे कहा, टिक्कू मियाँ, तुम हमको बेकार कर दिए हो, कचरा बना दिए तुम हमारा। तुम पैसा देकर कूड़ा खरीद ले जाते हो और बाजार में उसे महंगे दाम पर बेच आते हो। तुम पब्लिशर लोग कबाड़ी वाले होते हो टिक्कू मियाँ। अच्छा काम तुमको चाहिए ही नहीं। तुमको क्या लगता है केशव, ये चेतन भगत इतना क्यों बिकता है? मैंने कहा, ये दो कौड़ी का साहित्य लिखने से पहले एक वक्त था जब हम भी साहब क्या खूब लिखा करते थे। हम उन चंद लोगों में से थे जो फिलोसॉफी दारू पिए बिना भी कर लिया करते थे, लेकिन कोई उससे छापना चाहे तब ना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया केशव। मैंने पूछा कि क्या लगता है केशव, ये चेतन भगत इतना क्यों बिकता होगा? बिकता होगा, बिके मेरी बला से। वो इसलिए बिकता है कि वो उस भाषा में बात करता है जो भाषा लोगों को समझ आती है। वो इसलिए भी बिकता है क्योंकि जब हम जब दिन भर इधर उधर लात खाकर घर वापस आते हैं तो हम किताब अपनी दिमागी चोटों और फितूर को हल्का हल्का करने के लिए उठाते हैं, कोई फिलोसोफर बनने के लिए नहीं, दिमागी फितूर को हल्का करने के लिए। करण जौहर, साजिद खान, बालिका वधू और क्योंकि सास भी कभी बहू थी काफी नहीं है? नहीं, समय बदल गया है मेरे दोस्त। फिल्में और किताबें लिटरेचर नहीं रह गई हैं, बल्कि एक मार्केटिंग एक्सरसाइज हो गई हैं। अगर मार्केट में 100 में से 90 लोग कम अक्ल हैं और 10 लोग सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल, तो तुम उन 90 लोगों के लिए लिखोगे या 10 लोगों के लिए? 10 के लिए लिखोगे तो उसमें से 5 लोग खरीदेंगे और 3 को पसंद आएगी। दो लोग कहे दो लोग कह देंगे कि नमक कम है और तेल ज्यादा। इससे अच्छा उन 90 लोगों के लिए लिखो। कचरा पढ़कर भी कम से कम 50 लोग कहेंगे कि माशाल्लाह, कितनी गहरी बात कह दी। ओए होए, मजा ही आ गया साहब। और अगर अपने लिए ही लिखना है तो अपने पास ही लिखकर क्यों नहीं रख लेते हो? उसे छापने की परवाह ही न करो। लेकिन नहीं, फिर तुम लोगों को शोहरत भी चाहिए और नाम के साथ पैसा भी। दाल रोटी के लिए तुमने हमको रंडी बना दिया टिक्कू मियाँ। बाजार में आने की ख्वाहिश भी रखते हो और रंडी बनने से कुफ भी खाते हो। रंडी नहीं बनना चाहते हो तो घर में बैठो ना। तुम्हें जो हाई फंडा फिलोसॉफी लिखनी है उसे लिख लिख कर अपनी डायरियों में भरो, और जो तुम मेरे लिए लिखते हो उसे बिना सोचे समझे फटाफट लिखते जाओ। लाखों लोग हैं जो तुम्हारी लिखाई के कायल हैं, क्योंकि तुम्हारी किताबों में उन्हें वो दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि तुम्हारी किताबों में उन्हें वो खुद दिखाई दे जाते हैं, उनकी महबूबाएं मिल जाती हैं और उनकी फैंटेसी भी। अगर अपनी कीमत बढ़ा के लगाना नहीं जानते तो कम करके भी न लगाओ। केशव ठाकुर लोगों का चहेता लेखक है, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक। केशव टोपाज का ब्लेड लेकर उसे अपने हाथ की कलाई के चारों ओर घुमा रहा था। पीछे द डोर्स का दिस इज द एंड बज रहा था। वो ब्लेड को ऐसे घुमाता था जैसे एक म्यूजिशियन अपने ट्रूप को गाने का उतार चढ़ाव समझाने के लिए रिदम में पतली सी छड़ी घुमाता है। उसके ट्रूप की जगह कांच के गिलास मेज पर बैठे हुए ब्लेड के इंस्ट्रक्शन देख सुन रहे थे। केशव की कलाई उसकी
अधूरी सिम्फनी थी जिस पर ब्लेड से आखिरी नोट लिखे जाने बाकी थे। शायद केशव अभी मूड में नहीं था। सुसाइड करने के लिए एक सही मूड होना जरूरी है। पूरी की पूरी जिंदगी तो आधे अधूरे मूड में जी जा सकती है, लेकिन मौत आधे अधूरे मूड में नहीं जी जा सकती। मौत का मुकम्मल होना जरूरी है। इसलिए इरादा बदलकर उसने डोमिनोज में फोन घुमाया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही सामने वाले ने एक सांस में नए वाले चीज बस्ट पिज्जा का पूरा पूरा विज्ञापन बोल दिया। नहीं भाई, हमको एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा नहीं चाहिए। तुम हमको भी तो कुछ बोलने दो। ये बताओ कि गुड्डू है? केशव ने चिढ़कर कहा। जी? अबे अपने मेन्यू में नहीं, अपनी दुकान में देखो। गुड्डू गुड्डू पिज्जा डिलीवरी करने आता है तुम्हारे यहाँ से? हमारे इधर हमेशा वही आता है डिलीवरी देने। उसको बुलाओ, हमको बात करनी है उससे। सॉरी सर। यार तुम लोग ये सॉरी बहुत बोलते हो, और वो भी बम्बई में। यहाँ छोटा छोटा बच्चा लोग पैंट के नीचे से निक्कर उतार कर ले जाता है और खुद पैंट को भी पता नहीं चल पाता। हमारे पिज्जा का ऑर्डर ले लो और गुड्डू को उसके साथ भेज देना। गुड्डू अक्सर केशव से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी वो खुद आ जाता था तो कभी केशव उसे पिज्जा मंगाने के बहाने बुला लिया करता था। पहली मुलाकात में गुड्डू का बचपना और मासूमियत केशव को किस्तों में तमाम सारी क्यूरियोसिटी दे गया था। अगली मुलाकातों में वो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उम्मीद में तब्दील हो गई। केशव के कहने पर दिन की ड्यूटी खत्म करके गुड्डू आज फिर गैर फिल्मी अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। अरे आओ आओ मेरे राजा, बैठो। आज बहुत दिन के बाद आए हो। बोलो ओल्ड मॉन्क पियोगे तुमको? बोलो ओल्ड मॉन्क पिलाएं तुमको, या वेट पियोगे? बियर भी है। गुड्डू किसी वजह से शर्मा रहा था। बोलने को हुआ तो उसे छींक आ गई। अबे बोलने में शर्माते काहे हो? अगर ओल्ड मॉन्क पीना है तो साफ साफ कह दो। विस्की की जरूरत बताने के लिए ये सर्दी जुकाम का नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम तो दारू पीते नहीं थे। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा बेटा, फिर तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाएगी और तुम यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। और तुम्हारी बीवी तो है नहीं, इसलिए तुम हमको ही पीटना शुरू कर दोगे। तुम इतने गुस्से में काहे रहते हो? अरे हम गुस्से में कहाँ रहते हैं राजा, हम तो बेहद ही आशिक मिजाज इंसान हैं। केशव ने अपने लिए बर्फ पर बिना पानी का ऑन द रॉक्स बनाया और गुड्डू के लिए ज्यादा सोडा कम और कम दारू वाला पैग बनाया। गुड्डू ने पैग उठाया और एक घूंट सुड़क लिया। अबे तुम एकदम बकलोल इंसान हो क्या? पहले चीयर्स किया जाता है बे। हमको क्या बार टेंडर समझ लियो कि अपना पैग लेकर चलते बने? झेपते हुए गुड्डू ने कहा, चीयर्स। घंटा चीयर्स। पैग वापस रखो। वापस से बराबर पैग बनेगा। ये लो अब पियो। दोनों ने चीयर्स कहने के बाद अपना अपना पैग गले के नीचे किया। अब तुम हमारे लेवल पर आए हो। अब तुमसे बात करने में मजा आएगा। दारू पीकर कैसे भी दो लोग एक लेवल पर आ जाते हैं। अमीर गरीब, नेता जनता, शिकार और कातिल, खुद और खुदा, सब। खुदा से याद आया, गुड्डू तुम इश्क किए हो कभी? हाँ किए हैं। गुड्डू ने इस तरह से शर्माते हुए कहा जैसे किसी छोटी सी लड़की से कह दिया गया हो, तुम एकदम परी जैसी प्यारी लग रही हो। और वो शर्माकर दो चक्कर घूम गई हो। किससे किए हो मियाँ गुलफाम? केशव ने चुटकी लेते हुए पूछा। लड़की से, गुड्डू ने ऐसे मटकते हुए कहा जैसे किसी ने नाभि के पास गुदगुदी कर दी हो। आई शाबाश, लड़की से इश्क किए हो, गजब की बात है भाई। गुड्डू सिंह ने लड़की से इश्क किया है। बड़ी हार्दिक खुशी हुई जानकर। ऐसा अक्सर होता था कि गुड्डू को ये समझ ही नहीं आता था कि कब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और कब सच में उसकी तारीफ की जा रही है। उसने खुशी में दूसरा कम दारू ज्यादा सोडा पैक बनाया। वो उसे पीने ही जा रहा था कि उसे अचानक याद आया कि चीयर्स करना है। चीयर्स करते हुए उसने कहा, हाँ हमारे गांव की है। तो फिर उससे मिलने विलने जाते हो कि नहीं? अभी साल भर के ऊपर हो गया है। थोड़ा पैसा वैसा इकट्ठा कर लें, फिर जाएंगे। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। फोन वोन करते हो उसको कि नहीं? अभी अपने लिए फोन खरीदना है।
एक लिए थे तो घर पे दे दिए, अब 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगा तो खरीदेंगे। केशव ने उसकी ठोड़ी को अंगूठे और उसकी बगल वाली उंगली से हिलाते हुए कहा, फोन वोन बराबर किया करो भाई, नहीं तो छोड़ देगी वो तुमको, और कल को उसकी शादी में नागिन नाचने का न्योता भी आ जाएगा तुमको। फिर मुंह में रुमाल फंसा के बीन बजाना और आंसू बहाना टप टप। क्यों? बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से उसने पूछा। क्यों क्या बे? अब लड़की को टाइम नहीं दोगे तो वो तुमको छोड़ के तो चली ही जाएगी। पागल हो का? ऐसे थोड़ी ही होता है। बिल्कुल होता है। 3 लड़कियों ने हमको इसी बात के लिए छोड़ दिया कि हम उनसे बात तो खूब करते थे लेकिन उनको समझते नहीं थे। फिर एक ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं होता था, और जब होता था तो हम उससे फिल्मों और कहानियों के बारे में ही बातें किया करते थे। अमीर का प्यार और गरीब का प्यार एक बराबर थोड़ी ही होता है। एक बराबर नहीं होता मतलब? केशव ने लगभग छटपटाते हुए पूछा। बस नहीं होता? अरे ऐसे कैसे नहीं होता? जब बोले हो तो कुछ लॉजिक तो होगा उसके पीछे, कि बस आकाशवाणी की तरह बोल के चल दिए। बतलाइए जरा, एक बराबर कैसे नहीं होता? बस नहीं होता। गुड्डू अब केशव के साथ उसके ही घर में रहने लगा था। न कभी केशव ने उसे कहा कि तुम यहीं रहने लगो, और न ही कभी गुड्डू ने उससे पूछा कि क्या मैं यहाँ रहने लगूं। वो बस इधर रहने लगा। उसे यहाँ रहते हुए कुछ 2 महीने हो गए थे। गुड्डू का यहाँ रहना बस हो गया था। बहुत सी बातें बस हो जाती हैं, लेकिन उनके कैसे होने का पता नहीं चलता, क्योंकि वो बस हो गई थी। जैसे सड़क के किनारे कोई पेड़ खड़ा हो गया हो, तो ये बताना मुश्किल होता है कि ये पेड़ यहाँ पर कैसे आ गया। किसी ने जमाया होगा, बोया होगा, इससे हमें क्या? हमें इस बात से मतलब है कि पेड़ छाया दे रहा है या नहीं। गुड्डू छाया दे रहा था। केशव जब भी अपने सिनिसिज्म से झुलस खा कर बिलबिलाता हुआ घर वापस आता तो गुड्डू का आशावाद केशव के निराशावाद को छाया देता था। हालांकि केशव गुड्डू के आशावाद को कभी कभी उसकी बेवकूफ़ी और नासमझी मानता था, लेकिन जब पेड़ छाया दे रहा था तो बीज खाद और ब्ला ब्ला का घंटा। केशव ने अपनी डायरी में लिखा कि गुड्डू उसकी जिंदगी में लास्ट लीव वाली कहानी के आखिरी पत्ते की तरह आया था। जब बचपन में माँ ने उसे ये कहानी सुनाई थी तो केशव को हमेशा लगता था कि उसकी अरसे से बीमार माँ की जिंदगी में भी कोई लास्ट लीफ आएगी और वो फिर से अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसे हरा भरा करने कोई लास्ट लीफ नहीं आई। माँ तो नहीं बच पाई। फिर भी बचपन में जब कभी वो किसी मुसीबत में होता था तो उसे लगता था कि शायद कोई लास्ट लीफ आकर उसे जरूर बचा लेगी। माँ की सुनाई हुई कहानी एक लड़की के बारे में थी। लड़की हमेशा बीमार रहती थी, और ठीक इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उसकी बीमारी शरीर की कम और दिमाग की ज़्यादा थी। अस्पताल में लड़की के कमरे में एक खिड़की रहती थी, और खिड़की के बाहर एक पेड़ रहता था। वो हमेशा उस पेड़ की गिरती हुई पत्तियां गिनती रहती थी और कहती थी कि जैसे ही इस पेड़ की आखिरी पत्ती गिरेगी, मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। भयानक सर्दी की रातों में उस पेड़ पर गिनकर बस 6-7 पत्तियां बची थीं। दिमाग कमाल की चीज होती है। अगर आंखें ऐसे अनार देखती है और दिमाग कहे कि ये ऐसे अनार नहीं बल्कि है से हरामजादा है, तो आंखों को अनार हरामजादा लगने लगेगा। लड़की के साथ भी वही हो रहा था। जब कभी उसकी आंखें जैसे जिंदगी देखती थी तो चालाकी से दिमाग उसे कहता था कि लड़की, ये मैं से मौत है। जिस रात उस पेड़ पर बस एक पत्ती बची थी, लड़की ने अपनी तीमारदारों से कह दिया कि आज आखिरी पत्ता गिरते ही मैं मर जाऊंगी। उसी मोहल्ले में रहने वाले एक गुमनाम पेंटर को जब इस बात का पता लगा तो फौरन घर वापस गया, अपनी कूची निकाली और कैनवस पर हरा रंग बिखेर दिया। उसने एक पत्ता पेंट किया और पत्ते को रात ही में पेड़ पर टांग दिया। लड़की जब सुबह उठी तो आखिरी पत्ता अभी भी शाख से चिपका हुआ था, और मालूम हुआ कि उस पत्ते को सारी रात पेंट करने और भयानक बरसात में पेड़ पर टांगने में सर्दी सर्दी से उसी अस्पताल में पेंटर की मौत हो गई। लड़की ने अपनी हिम्मत बटोरते हुए उस दिन खुद से वादा किया
कि अब वो कभी हिम्मत नहीं हारेगी, कम से कम उस पेंटर के मास्टरपीस के लिए ही सही। कहते हैं कि वो पेंटर मोहल्ले का सबसे गुमनाम और धुतकारा हुआ इंसान था। पिछले कई सालों से उसने कुछ भी पेंट नहीं किया था। उसने अपनी आखिरी पेंटिंग को नाम दिया लास्ट लीफ। केशव धीरे-धीरे गुड्डू को लास्ट लीफ मानने लगा था। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। गुड्डू उसकी ज़िंदगी में डोरबेल बजाकर पिज़्ज़ा लेकर दाखिल हुआ था। अगर उस दिन गुड्डू वक़्त पर दाखिल न हुआ होता तो शायद केशव टोपाज के ब्लेड से अपनी नस को काटकर उसका फव्वारा बना चुका होता। उसने केशव को सुसाइड करने से बचाया था। केशव सुसाइड क्यों कर रहा था? क्योंकि केशव के लिए सुसाइड भगवान को ये बताने का एक तरीका था कि इससे पहले कि तुम मुझे फायर करो, मैं खुद तुम्हारी चाकरी क्विट कर सकता हूँ। आज फिर दारू की महफिल सजी थी। गुड्डू अब दारू पीने के सारे नियम और कायदे कानून सीख चुका था। बहुत से लोग हार्वर्ड या एमआईटी जाकर ग्रेजुएट होते हैं और तमाम सारे लोग बस 2 पैग लगाकर दारू की टेबल पर। आज केशव और गुड्डू की ग्रेजुएट होने की बारी थी। दोनों जरूरी साजो सामान के साथ तैयार थे। केशव कहता था कि दारू पीने से थॉट प्रोसेस मजबूत होता है और वो सारी बातें अचानक ही चुटकी बजाकर यूरेका यूरेका की तरह समझ आ जाती हैं, जो बरसों से नहीं सुलझ रही थी। पुराना प्यार हो, यारी दोस्ती की उलझन हो या खुद से नाराजगी, दारू की बोतल नॉर्थ साउथ कंपास की तरह भटके मुसाफिरों को झट से रास्ता सुझा देती है। इसलिए वो दोनों आज फिर कंपास लेकर बैठे थे। यार, तुम इतने दिनों से यहाँ पर हो, साला हम तुमसे कभी पूछे ही नहीं कि यहाँ आने से पहले तुम जब गांव में थे तो क्या करते थे, यहाँ कैसे आना हुआ, वगैरह वगैरह। केशव ने पूछा। पेट के लिए केशव, पेट के लिए। पढ़ाई किए थे 12वीं तक, फिर बीए में दाखिला लिए, लेकिन लगा नहीं कि उससे कुछ काम बन पाएगा तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया। गुड्डू ने दार्शनिक के अंदाज में कांच के गिलास में झांकते हुए जवाब दिया। ओह, तभी आप इंग्लिश इतनी माशाअल्लाह बोलते हैं। कोशिश किए थे, फिर विशिष्ट बीटीसी करके टीचर बनने के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें वो लोग 2 लाख रुपए मांग रहे थे। 2 लाख? ज्यादा चढ़ गई है क्या? नहीं, वो लोग दारू कहाँ पिए थे, और वैसे भी 70-80 हजार तो सिर्फ चपरासी बनने का लग जाता है। चपरासी ही बनना है तो 80 हजार काहे लिए देना? चपरासी नहीं, सरकारी चपरासी। गुड्डू ने सरकारी पर जोर देते हुए कहा। अरे, सरकारी चपरासी खुद सरकार थोड़े होता है, ऐसे ही होता है। काहे? बस होता है। केशव ने मान लिया। अक्सर गुड्डू से वजह पूछना बेकार होता था। वो बस कह देता था, आकाशवाणी की तरह। केशव सुन लेता था, धरती वालों की तरह। केशव शायद इसलिए भी सुन लेता था क्योंकि उसे गुड्डू की बेसर पैर की बातें सुनना अच्छा लगता था। कहता था कि दुनिया भर का कचरा सुन सुनकर उसके कानों में जितना खूंट जम चुका था, गुड्डू की बातें उस पर मुलायम मुलायम रुई वाले ईयरबड की तरह गुदगुदी करती थीं। वैसे केशव, क्या करते हो? गुड्डू ने उसके कान में गुदगुदी करते हुए कहा। लिखते हैं, केशव ने गुदगुदी से मचकते हुए कहा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या करते हो? अबे लिखते हैं बे। लिख लिख के इतना अच्छा घर बना लिए हैं। हाँ। गांव में गोधन को जानते हो? नहीं, क्यों? गांव में पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर चिट्ठी लिखता रहता है। दिन भर का 10-11 रुपए बना पाता है, गुड्डू ने मासूमियत से कहा। और वो अगला पैक बनाने लगा। अबे गोबर गणेश, हम राइटर हैं, राइटर, पूरे भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले राइटर, केशव ठाकुर। हर एक दिन हमारी हजारों हजार किताबें बिकती हैं, 6-7 फिल्में भी लिख चुके हैं, बस हमारा नाम नहीं आता है उसमें। लो, हमारा भी पैक बनाओ। नाम क्यों नहीं आता तुम्हारा? बम्बई में इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं, मतलब लिखते हैं आप हैं और नाम किसी और का आता है। क्यों? केशव ने लगभग तिलमिलाते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर समझाते समझाते बीच में ही रुक गया। नाम इसलिए नहीं आता क्योंकि। अरे छोड़ो यार, हम भी किसे समझा रहे हैं। तुम यार बस दारू पियो। अब बम्बई आ गए हो तो थोड़ा ढंग और सुहूर
सीखो, कल ही तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। वो क्या होता है? अबे यार, तुम वाकई में एकदम बोधा इंसान हो। जिंदा कैसे रहते हो बे? न ढंग न तरीका, तुम यार बस दारू पियो। अच्छा ये बताओ केशव, तुम मुंबई कैसे आए? उड़ के हनुमान जी की तरह। लंका का रास्ता भटक गए थे तो इधर आ गए। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। हाँ हाँ उड़ के, हाँ हाँ हनुमान जी की तरह। तुम दिमाग से एकदम पैदल हो क्या? किसी भी बात पर दांत फाड़ कर हंसने लगते हो। उड़ के हाँ हाँ, उड़ के हाँ हाँ हनुमान जी की तरह, हाँ हाँ। गुड्डू अभी तक केशव के से जोक की तरह चिपट कर हंस रहा था। वो ऐसे हंसता था जैसे कि बस टोटी खुल गई हो और अब जो कुछ अंदर जब्त था बाहर आ जाएगा। सिगरेट पियोगे? केशव को लगा कि बात बदल देनी चाहिए, तो गुड्डू यूं ही दिल लगी करता रहेगा और हंस हंस कर पगलाता रहेगा। उसने गोल्ड फ्लेक के डब्बे से एक छोटी गोल्ड निकाल कर गुड्डू की ओर बढ़ा दी, तो गुड्डू ने लेने से इनकार कर दिया। नहीं, हम सिगरेट नहीं पिएंगे। अगर हमारी अम्मा को पता चलेगा तो बुरा लगेगा उनको। तुम्हारे कहने पर हम दारू तो पी लिए, लेकिन सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हम वादा किए थे अपनी अम्मा से, बम्बई जाकर ये सब हरकतें नहीं करेंगे। कैसे पता चलेगा तुम्हारी अम्मा को कि तुमने दारू पी है? भगवान सब देखता है। बेटा तुमको चढ़ गई है। नहीं, हम कह रहे हैं कि तुमको चढ़ गई है। हम जब छोटे थे तो मास्टर साहब ने एक बात कही थी जो हमको आज तक याद है। क्या बात कही थी? हम जो भी करते हैं भगवान उसका बराबर हिसाब किताब रखता है। हमारे दाहिने हाथ में एक देवदूत रहता है जो हमारे सारे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखता है, सब नोट करता रहता है। और हमारे बाएं हाथ में दूसरा देवदूत रहता है जो हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। भले ही हम चोरी छिपे भी कोई बुरा काम कर लें तो फट से उसे नोट कर लेता है। फिर बाद में जब हम ऊपर जाते हैं तो सब चीज का हिसाब किताब होता है, बराबर हिसाब किताब। और हमारे सारे बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। गुड्डू बोलते बोलते लगभग खड़ा हो गया। दारू पीते हुए एक वक्त हमेशा ऐसा आता है जब बातचीत का मुद्दा अचानक से बदल जाता है। एजेंडा एक ट्रैक से उछलकर अचानक से दूसरे ट्रैक पर दौड़ने लगता है। जैसे कोई अचानक से यारी दोस्ती बकचोदी के बीच में अचानक से एक्स गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दे तो बातचीत का सिलसिला कुछ और ही शक्ल ले लेता है। गुड्डू ने भगवान की बात को छेड़कर वही किया था। अभी तक इस देश की बातें हो रही है थी जो अब परदेश की बारी थी। भगवान की बात होने पर पहले तो केशव जी भर के हंसा, फिर उसने सांस फूलने से अपने आप को बचाते हुए कहा, अबे चूतिए, तुमने इसी चक्कर में अपनी सारी जिंदगी चौपट कर ली। न दारू पी न सिगरेट, और हमें यकीन है कि अभी तक नाड़ा खोलकर पैजामा भी नहीं सरकाया होगा तुमने, कि कहीं भगवान आकर तुम्हें नंगा न देख लें। तुमसे तो हम ही भले हैं। हमको भगवान का कोई डर नहीं रहा। टोंडियाबाजी भी किए हैं और दारू सिगरेट भी। गोबर गणेश, दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, भगवान नहीं होता तो हमको तुमको बनाया किसने? गुड्डू ने ये सवाल ऐसे पूछा जैसे केशव के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, और अभी भगवान रेफरी की तरह आकर गुड्डू का हाथ उठाकर उससे विजय घोषित कर देंगे। डार्विन का नाम सुने हैं आप? केशव ने पूछा। नहीं, क्यों? उसने बनाया था। बहस अब गर्मा चुकी थी। भगवान अब खुद चुपचाप रेफरीगिरी छोड़कर कोने में बैठकर उनकी बहस सुन रहा था। भगवान दोनों के पॉइंट्स नोट कर रहा था। केशव 1, गुड्डू 0। केशव 1, गुड्डू 1। गुड्डू 2, केशव 1। बोरियत से बचने के लिए भगवान ने अपने हिस्से का पैक बना लिया। उसे मजा आने लगा। मेज का आगे का आंखों देखा कुछ हाल इस प्रकार है। केशव नहीं गधे। केशव नहीं गधे, डार्विन ने नहीं बनाया था, और तुम्हारी तरह पहले वो भी यही सोचता था कि ये दुनिया किसी परमपिता परमात्मा किस्म के इंसान ने बनाई है। लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो रात रात रोता था वो। उसकी डायरी पढ़ना कभी दुखी होकर बच्चों की तरह कुलबुलाता था। गुड्डू, रोता क्यों था वो?
केशव रोता इसलिए था क्योंकि उसे बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। गुड्डू ज्ञान होने पर, बोध होने पर कोई रोता थोड़े ही है। केशव रोता है। गौतम बुद्ध भी बच्चों की तरह ही रोए थे, कुलबुलाए थे। गुड्डू हम इन सब लोगों को नहीं जानते, हमको बस इतना पता है कि ज्ञान का मतलब आनंद होता है। तुम भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुमको घमंड है। भगवान ने हिसाब लगाकर स्कोरबोर्ड अपडेट किया। केशव 2, गुड्डू 4। केशव मैं घमंडी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि घिन आती है मुझे उसके नाम से। वो अपने आप को सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी कहता है। तो मुझे जरा ये बताओगे कि जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तब कहाँ होता है तुम्हारा भगवान जब हर रोज हर सेकंड हजारों लोगों को लूटा जा रहा होता है, मारा जा रहा होता है, 6-6 साल की बच्चियों तक का बलात्कार हो जाता है। बोलो, जब एक पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिलता है, तो वो ये सब होने की इजाजत देता ही क्यों है? दिल नहीं पसीजता उसका ये सब होता देखकर। केशव 3, गुड्डू 4। गुड्डू इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है। केशव अच्छा, इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है तो भगवान अपने कर्मों की सजा क्यों नहीं पाता? गुड्डू मतलब? केशव गेंजिस का खान का नाम सुने हो? गुड्डू नहीं। केशव नीरो का नाम सुने हो? गुड्डू नहीं। केशव सुनोगे भी कैसे? दोनों ने हजारों लोगों की हत्या की थी, आज सारी दुनिया थूकती है उन पर। और आपका ये भगवान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, और फिर भी उसकी पूजा की जाती है, क्यों भला? गुड्डू किसी दूसरे के किए के लिए तुम भगवान को जिम्मेदार नहीं बना सकते। इंसान अपने कर्मों की सजा पाता है। केशव गुड्डू ने एक ढंग का पॉइंट रखा। भगवान ने उसके स्कोर में 1 नंबर बढ़ा दिया। केशव अच्छा, तो अब आप लॉजिक की बात करेंगे। ठीक बात, आपके हिसाब से जो लोग इस जन्म में सताए जा रहे हैं वो वही हैं जिन्होंने पिछले जन्म में खराब काम किए थे। ठीक बात है। तो इसका अर्थ हुआ कि जो पैसे और ताकत वाले लोग उनको सताते हैं वो वही लोग थे जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे। ठीक बात है। इस हिसाब से अगले जन्म में आप और आपके जैसे सभी अच्छे भले लोग दूसरों का खून चूसने के लिए पैदा होंगे। तो अभी ये अच्छाई किस काम की? अगले जन्म खून चूसने की तैयारी के लिए है। गुड्डू केशव बचपन से की हमारे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा की पीड़ा से दुखी होकर बहुत दिन तक तपस्या की। भगवान खुश हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। राजा ने भगवान से वही बात कही जो तुमने हमसे कही। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वगैरह वगैरह। भगवान ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आज से तुम्हारी प्रजा में हर कोई बराबर हो जाएगा, किसी के पास कोई दुख नहीं बचेगा और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कोई दूसरों का काम नहीं करना चाहता था। मोची कहता था कि अब उसके पास भी पैसा है तो वो किसी का जूता क्यों सिए, चमड़े से हाथ क्यों गंदा करें। जमादार कहने लगा कि वो किसी और का हगा क्यों उठाए। कुली कहता था कि वो तुम्हारा बोझ क्यों ढोए। पूरे राज में अफरा तफरी फैल गई। लोग वापस एक दूसरे को दबाने में जुट गए ताकि दबे कुचले लोग नीच काम करने को वापस तैयार हो जाएं। परेशान होकर राजा को वापस तपस्या करके भगवान को बुलाना पड़ा और उसने उनसे विनती की कि सब कुछ पहले जैसा कर दो। केशव इंसान अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकता। हम भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन कुछ बातें हमें अभी तक याद है और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। ज्ञान का मतलब आनंद है, दुख नहीं। गुड्डू 10, केशव 6। केशव की डायरी में कुछ हिस्से लाल पेन से लिखे हुए थे। मुझे लगता है कि शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लाल पेन से स्कूल के टीचर लिखते हैं। लाल पेन से नीले पेन का कुछ भी लिखा हुआ काटा जा सकता है क्योंकि लाल पेन से कही हुई बात वजनदार होती है, या फिर ऐसा सिर्फ इसलिए भी हो सकता है कि उस समय उसके पास नीली स्याही का पेन नहीं रहा होगा। वजह जो भी हो, फिलहाल लाल पेन कुछ ऐसा कहता है। गुड्डू अजीब था साला।
He was one of the purest souls I have ever met, and I don't think that I would ever meet a soul as pure as his. इस उम्र में छोटे बच्चों की कहानियों की किताबें कौन पढ़ता है? लूडो, सांप सीढ़ी कौन खेलता है साला? घर में सफाई करने वाले जमादार से भी वो इतने ही प्यार से बात करता था जितने कि हमसे। उसको बिलीफ अभी भी वैसे उसके बिलीफ अभी भी वैसे थे जैसे हमारे बचपन में होते थे। मेरे सारे सिनिसिज्म का उसके पास कोई ना कोई जवाब तो होता था, लेकिन उसके बदले में एक सवाल जरूर होता था, एक भोला सा सवाल। साला कभी कभी ऐसी बात कह देता था कि बचपन से आज तक की पढ़ी हुई 1000 किताबों के ज्ञान पर तरस आने लगता था। ज्ञान से आनंद होना चाहिए, दुख नहीं। सच ही तो है, विजडम शुड लीड टू ब्लिस, नॉट टू cynicism or a wish to die, and if it does, then it's just borrowed knowledge, not wisdom. पता नहीं, या तो साला गुड्डू ही सही था, फिर या फिर वो किताबें। लेकिन एक बात तो सच थी, गुड्डू खुश रहता था क्योंकि वो मेहनत करना जानता था। गुड्डू डरपोक नहीं था। गुड्डू हमारे जैसे नहीं था कि जरा सी छींक आ गई तो लगे हाव हाव करने। गुड्डू एक स्टफ्ड टॉय नहीं था। गुड्डू एक टेडी बियर नहीं था। केशव ठाकुर, 28 मार्च 2013। Unintentionally, he had taught me a lesson that I would never forget. Human as is surely God's craziest masterpiece. I don't know what God intended while convincing its curves, but whenever you feel like surrendering, nothing comes to your mind, ask your epic ass for help and offer it. Offer it to people. Offer it to your aims, offer it to your goals, offer it to your dreams, and even to your ideoses. It is meant to be offered. One day your ass start mattering more than your mind to you, and then you would realize that your ass has a great mind in it, and your mind always had a great ass in it. Proud to be an asshole, गुड्डू ब्लडी asshole। केशव ठाकुर, 30 मार्च 2013। गुड्डू में शायद ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से वो आपको खास लग सके, और उसकी खास बात थी भी यही कि वो खास नहीं बल्कि एक आम आदमी था, एकदम साधारण आदमी, इतना साधारण इंसान जिसकी प्रजाति की असेंबली लाइन भगवान ने लगभग बंद ही कर दी थी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसे एक जमीन पर गिरा दूं और चढ़कर उसकी छाती पर बैठ जाऊं और फिर पूछूं उसे कि अबे साले, ऐसा क्या है तुझमें जो तुझे परेशान नहीं होने देता? ऐसा कौन सा सोना चांदी च्यवनप्राश खाता है कि तेरी फटती नहीं है? साले, तू क्या पिछवाड़े में एमसील लगाकर घूमता है? जब हम यहाँ आए थे तो हम भी गुड्डू जैसे थे। छाती उमंग से फूले नहीं समाती थी, जैसे कि छाती के गुब्बारे में किसी ने तबीयत से फूंक मार के हवा भर दी हो। लेकिन जैसे जैसे कमाने खाने के चक्कर में फंसते गए, हर छोटी बित्ते भर की कौड़ी भर की चीज से हमारी फटनी शुरू हो गई। आश्चर्य होता है हमको कि ये गुड्डू ऐसी कौन सी प्रजाति का है जो उसकी फटती नहीं है, न पड़ोस के लोगों से, न समाज से, और न अपनी खुद की दी गई उम्मीदों से। अब तो हमको बस इसी बात का डर है कि वो साला हमको बदल न डाले, सुधार न डाले। केशव ठाकुर, 2 अप्रैल 2013। केशव का डर सही निकला। वो बदला तो नहीं, लेकिन बदलने की कोशिश जरूर करने लगा। बदलने की कोशिश करना बदलने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। पहली बार ऐसा हुआ था जब केशव ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि अब वो मेरे लिए कोई किताब नहीं लिखेगा। मेरे लिए क्या, बल्कि किसी के लिए कोई किताब नहीं लिखेगा। उसका नया फितूर था खुद के लिए लिखना। खुद के लिए लिखना। मैंने केशव को समझाया था कि ये फितूर उसे कहीं नहीं ले जाएगा, कम से कम वहां तक तो बिल्कुल भी नहीं जहां वो जाना चाहता है। खैर, मुझे पता था कि केशव अब मेरे लिए नहीं लिखेगा।
केशव मेरे लिए दोबारा लिखने की बात कभी सोचता भी नहीं। अगर गांव में गुड्डू की जमीन बिकने न वाली होती। इस वाकये ने केशव को वापस जमीन पर लाकर पटक दिया। थैंक गॉड। उस दिन मैं और केशव साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। आज गुड्डू उस तरह से कमरे में बिल्कुल नहीं आया जैसे आया करता था। गुड्डू परेशान था और गुड्डू के परेशान होने का मतलब था कि बहुत कुछ गड़बड़ था। मुझे याद है जब उसे नौकरी से निकाल दिया गया था तब मैं केशव के साथ ही बैठा था। उस दफे भी उसने इतने स्वाभाविक अंदाज में हंसते हुए कहा था कि नौकरी चली गई तो क्या हुआ, मिल जाएगी, नौकरी ही तो है। तब केशव चिढ़ा भी था क्योंकि उसके हिसाब से गुड्डू इसलिए फैंटम बन रहा था क्योंकि उसका ठौर ठिकाना और दाल रोटी केशव के घर में फिक्स हो चुका था। लेकिन आज गुड्डू सच में उलझा हुआ था। केशव के पूछने पर वो बस इतना ही बोला कि हमारे गांव पर घर की जमीन बिकने वाली है और हमें घर जाना होगा। केशव कुछ भी कहता तो गुड्डू का यही सवाल होता, हमें कुछ नहीं पता, बस हमें घर जाना है। केशव ने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऐसे जकड़ लिया था जैसे उसका कॉलर छोड़ दिया तो वो बस अभी घर चला जाएगा और केशव उसे कभी भी किसी भी हालत में घर नहीं जाने देना चाहता था। उसने चीखते हुए कहा, अरे रट ही लगा लिए, गांव वापस जाना है, गांव वापस जाना है। जेब में इतना बड़ा छेद लेकर गांव जाकर करिएगा भी क्या? जाना है तो जेब में पैसा लेकर जाइएगा, नहीं तो जमीन भी बिक जाएगा और वहां लगे हाथ मंडी में आपको भी चढ़वा दिया जाएगा। कहिए अम्मा से कि आपको जुगाड़ कर लेंगे। इत्मीनान रखिए, हम मदद करेंगे आपकी। आपके वहां पहुंचने से पहले तसल्ली पहुंच सकती है। वहां फोन लगाइए और कहिए कि आप पैसा भेज रहे हैं। गुड्डू को पकड़कर केशव बोलते बोलते एकदम हाँफ रहा था जैसे एक अस्थमा का मरीज अपने इनहेलर को जकड़ कर बैठा हो और कोई उससे उसका इनहेलर छीन ले जा रहा हो। मुझे कभी समझ नहीं आया कि गुड्डू के लिए केशव के पागलपन की क्या वजह थी। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसका आखिरी सिपाही भी डरने वाला हो। खैर, गुड्डू रुक गया। केशव ने चैन की सांस ली। चीजें जितनी जल्दी सुधरी थी उतनी ही जल्दबाजी में बिगड़ती दिखाई दे रही थी। मैंने शुरुआत में कहा था कि कहानी खत्म होते होते आपको ये सारी बातें एक लाइन में खुलती दिखाई देने लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारा रैंडमनेस और केओस कहानी की शक्ल लेता दिख रहा होगा। अब जैसे हर एक कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, ये कहानी भी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। पहले इसे बतला देने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन अगर उससे मजा किरकिरे होने जैसा कुछ न हो तो पहले से हिंट देने में हर्ज ही क्या है। अब चूंकि क्लाइमेक्स की बात है तो हीरोइन को भी वापस बुलाना पड़ेगा। जिस्मिन और गुड्डू में गाढ़ी दोस्ती हो गई थी और इस दोस्ती की शुरुआत लूडो जैसे अजीबोगरीब खेल से हुई थी। आज फिर बाजी सजी हुई थी। गुड्डू और जैस्मिन संजीदा होकर खेल रहे थे और वहीं पास में केशव अपनी स्टडी टेबल पर बैठा नई किताब लिख रहा था। जैस्मिन और गुड्डू अपने में मगन थे और केशव अपने में। केशव उन दोनों की बेसिर पैर की बातें सुनकर ये सोच रहा था कि दोनों में से ज्यादा बेवकूफ कौन है, या फिर कह ले कि ज्यादा भोला कौन है। ऐसे किसी को बेवकूफ कहना अच्छा भी नहीं लगता और शालीन भी नहीं लगता। सोचने वाली बात यह है कि तुम ये खेल बहुत जल्दी ही सीख भी गई हो और उसमें जबर भी हो गई हो। गुड्डू ने जैस्मिन को हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं स्पोर्ट्स में हमेशा से अच्छी रही हूँ, जैस्मिन ने शर्माते हुए कहा। सब हुनर की बात है जैस्मिन। वैसे जैस्मिन, तुम और केशव शादी क्यों नहीं कर लेते? केशव ने घूरते हुए कहा, आप अभी कन्यादान क्यों नहीं कर देते हैं? गुड्डू ने कहा, कन्यादान करने के लिए पैसा कहाँ है हमारे पास? क्यों, अम्मा को भेजने के लिए जो पैसे जमा किए हैं वो हमारी शादी में दे डालिए। आप तो वैसे भी लड़की वालों की तरफ से आएंगे। आजकल आप लड़के वालों की तरह तो रहे नहीं, लड़की वाले जो हो गए हैं। काफी लूडो वूडो खेला जा रहा है आजकल, केशव ने चुटकी लेते हुए कहा। जैस्मीन ने पूछा, गुड्डू तुम्हारी मम्मी कैसी है? चार पे चार, हा हा। लो कट गई खोटी तुम्हारी। खेल से एक मिनट के लिए दिमाग हटा नहीं कि बस देखो हो गई ना चूक। तुम केशव के साथ ही खेला करो, मुझसे जीतना तुम्हारे लिए आसान नहीं है।
केशव के साथ खेलने में कोई चैलेंज ही नहीं है, हर बार हार जाता है मुझसे। अभी कल ही तो इतनी बुरे तरह से हारा था। केशव लूडो खेलता है? हाँ, केशव आजकल लूडो भी खेलता है और मेरे जिद करने पर मेरे साथ ट्वाइलाइट भी देखता है। नई किताब भी लिखी जा रही है। तुम्हारे आने का कुछ कुछ तो जादू हो रहा है। आई थिंक केशव लव्स यू मोर देन ही लव्स मी। तुमको पता है केशव आजकल रोज शाम तुम्हारे घर लौटने का कितना इंतजार करता है। कुछ भी ऐसे थोड़ी ना होता है, गुड्डू ने शर्माते हुए कहा। अरे ऐसे ही है, तुम्हारे आने से केशव बदल गया है। केशव ने बड़े दिनों के बाद मेरे लिए कोई रोमांटिक कविता भी लिखी है। नहीं तो अभी तक वो बस मरने मिटने लुटने पिटने वाली पेसिमिस्ट बातें ही लिखता था। तुम सुनोगे उसकी कविता? जैस्मिन बच्चे के से उत्साह से केशव की डायरी उठाने के लिए आगे बढ़ी तो केशव ने उसे ऐसे घूरा कि वो डरकर वापस बैठ गई। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे तो याद भी है वो कविता। क्या थी वो? हाँ, बहुत दिनों के बाद सजनिया, कहा किसी ने कानों में, मिस्री वाली बातें बोली, मानो या न मानो मैं। बहुत दिनों के बाद हिया में धड़कन नहीं हरारत है। बंद पड़ गई धड़कन कब की, कुछ तो हुई शरारत है। गुड्डू ने कहा, लग रहा है तुम्हारे लिए लिखी है। और नहीं तो क्या बुद्धू, तुम्हारे लिए लिखी है। तुम भी ना। पता है केशव तुम्हारे लिए क्या कहता है? क्या कहता है? यही कि तुम पूरे बोधा हो, बोधा। केशव ने दोनों की बात से खिसियाते हुए कहा कि यदि आप दोनों की मनोहर कहानियां खत्म हो चुकी हो तो हम कुछ लिख लें। नहीं, बता दीजिए, आप दोनों की इजाजत भी तो होनी चाहिए ना, लिख लें हम। गुड्डू और जैस्मिन चुप हो गए और चुपचाप लूडो खेलने लगे। केशव वापस से अपनी किताब लिखने लगा। बीच में केशव के फोन पर गुड्डू की माँ का फोन आया और गुड्डू फोन लेकर दूसरे कमरे में चला गया और काफी देर तक अपनी माँ से बात करता रहा। अगली सुबह सुबह हुई। बेहतर बेहतर होता अगर सुबह सुबह नहीं होती, क्योंकि सुबह हुई तो गुड्डू घर में नहीं था और न ही उसका सामान। मतलब ये कि गुड्डू जा चुका था। बहुत खोजने के बाद और 2-4 रोज गुजरने के बाद केशव समझ चुका था कि गुड्डू कम से कम मुंबई में तो नहीं है। शुरुआत में तो ये भी नहीं पता था कि गुड्डू को जमीन निगल गई या फिर आसमान, और पता चलता भी नहीं अगर गुड्डू केशव को फोन नहीं करता। जब गुड्डू ने केशव को फोन किया तो फोन पर वो वाला गुड्डू था ही नहीं जो यहाँ उसके साथ मुंबई में रहता था। ये कोई और ही गुड्डू था। गुड्डू टूट चुका था क्योंकि न सिर्फ उसकी गांव की जमीन और घर बिक चुका था, बल्कि जब तक वो घर पहुंचा तो उसकी माँ का भी कोई ठौर ठिकाना नहीं मिल सका। गांव वालों ने बताया कि उसे घसीट कर घर से बाहर निकाले जाने के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। एक औरत सब कुछ झेल सकती है लेकिन जिल्लत नहीं। गलती से गुड्डू की माँ ने वो भी झेलने की कोशिश की, लेकिन जिल्लत कभी किसी को कहाँ ही बची है, वो भी नहीं बचा पाई। कुछ कहानियां आखिर में खत्म होते होते फिल्मी हो तो जाती हैं, लेकिन फिल्मी कहानियां सच भी तो हो सकती हैं। गलती से गुड्डू की फिल्मी कहानी सच भी हो गई और उसका अंत भयानक मेलोड्रामा के साथ ही हुआ। उसकी जिंदगी की लास्ट लीफ टूटकर गिर चुकी थी और उसके साथ साथ केशव की जिंदगी की भी। पेड़ पर रहने वाली गोरैया भी उड़कर कहीं और ठिकाना बसाने निकल गई थी। अब हर किसी की जिंदगी की लास्ट लीफ को वापस से टांगने कोई पेंटर आए ऐसा जरूरी तो नहीं। लास्ट लीफ के बगैर केशव ठाकुर ज्यादा दिन तक पतझड़ से नहीं लड़ पाया और वो भी मुंबई छोड़कर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि केशव ठाकुर ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया और इस बार उसने झटके से टोपाज से अपनी नस काट ही ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। कहानी बनाने वाले तो बहुत कुछ कहानी बना देते हैं और कहानी का दी एंड जानबूझ के ऐसा रखते हैं कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और सुनने वाले कहे कि वल्लाह क्या खूब कहानी कही है। केशव के लापता या मरना ही कह लीजिए होने के बाद मेरे घर कुरियर से एक किताब आई। किताब कहो या केशव की डायरी कहो, डायरी के पन्ने पलट पलट के मैंने आपको अभी तक की ज्यादातर कहानी सुना ही दी है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, मेरी आखिरी किताब गुड्डू और जैस्मीन के लिए।
केशव की ये किताब, जो कि अगर छापी जा सकी तो उसकी पिछली सारी किताबों से बहुत अलग होगी। ये किताब कम, डायरी ज़्यादा, डायरी कम, रैंडमनेस ज़्यादा और रैंडमनेस कम, केओस ज़्यादा है। लेकिन मैं जितना देख पाता हूँ, ये सारा डिसऑर्डर पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज होकर एक पुख्ता शक्ल ले लेता है। लेकिन ये वैसी किताब नहीं है जैसी मैं छापता आया हूँ। ये उसकी पुरानी किताबों के जॉनर से कोसों दूर है। वैसे तो उसकी पुरानी सारी किताबें उसके ही शब्दों में कुल मिलाकर 2 कौड़ी का साहित्य थी, लेकिन पब्लिशर और बिजनेसमैन होने के नाते मैं उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि केशव हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला लेखक था। ये अलग बात है कि केशव ठाकुर की किताबें सिर्फ बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर ही बिकती थी। इंटेलेक्चुअल लोगों की जमात उसे चीप कहती थी, लेकिन संख्या में उन्हें पसंद करने वाले लोग बहुतेरे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लाल रंग के पेन से एक नोट लिखा हुआ था, जिसे तमाम लोग सुसाइड नोट मान लेंगे। नोट के आखिर में केशव ठाकुर का सिग्नेचर है। नोट कुछ ऐसा कहता है: नीली छतरी हैं आप, यार सरकार हैं। हमने सुना है मौला आप भगवान हैं। बस जी भरोसा उठा, ऐसे भड़तार है। आपको दर्द काहे, आप हलकान हैं। पीर भी हमारी, अरु चोट भी हमार है। आपने तो कह दिया, विधि का विधान है। हंस के तमाशा देखे नाही, अधिकार है। काहे रची दुनिया जी, मुर्दाए मसान है। पूरे हैं सैडिस्ट आप, रूस के वो जार हैं। जिंदगी दी भाड़े पे, ये मौत भी लगान है। नीली छतरी हैं आप, यार सरकार हैं। हमने सुना है मौला आप भगवान हैं, भगवान। यू कांट फायर मी, आई क्वाइट। केशव ठाकुर, भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक। सो दिस इज द स्टोरी टोपाज, नमक स्वादानुसार की सबसे बड़ी स्टोरी। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत लंबी हो गई है, पर फिर भी 2x में और 1.5x में सुनिएगा आप। बहुत अच्छी है, बहुत जगह मिस्टेक्स भी हुई है बोलने में, पर फिर भी आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसमें, आप बताइएगा। मैं दोबारा शूट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।